मध्य भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करें। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। छत्तीसगढ़ के समोदा में विकास महापर्व। सीएम साई ने दी 128 करोड़ से ज्यादा की सौगात। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर डुमरतराई बाजार का नाम। सीएम विष्णुदेव साई ने कहा, व्यापार और रोजगार दोनों को मिलेगा बढ़ावा। सरदार सरोवर परियोजना पर 30 साल पुराना विवाद खत्म। एमपी को मिली बड़ी राहत। अब सिर्फ 231 करोड़ रुपए देने होंगे। सरदार सरोवर परियोजना विवाद निपटारे पर कांग्रेस हमलावर। जीतू पटवारी ने कहा, मुख्यमंत्री जी आप राजा हरिश्चंद्र नहीं हो। समझौते में एमपी के 7,669 करोड़ क्यों छोड़े। और मध्य प्रदेश के उमरिया में भयानक हादसा। खड़े ट्रक में घुसी अर्टिगा कार, एक मासूम समेत 5 की मौत। चित्रकूट जा रहा अनूपपुर का परिवार रास्ते में था। रायपुर जिले के समोदा में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के सीएम और विष्णुदेव साई ने आरंग विधानसभा क्षेत्र को 128 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला बोला। नगर पंचायत समोदा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साई ने कहा कि आरंग विधानसभा का विकास सरकार की प्राथमिकता है और स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब के लगातार प्रयासों से इलाके में 2.5 सालों में 858 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा के विकास के काम मंजूर भी हुए हैं और काम भी हुआ है। मुख्यमंत्री ने 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की नई विकास सौगात देते हुए कहा कि भाजपा सरकार मोदी की गारंटी को जमीन पर उतार रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने रायपुर के डुमरतराई में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा विकसित नवीन थोक बाजार फेज 2 का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि परिसर का नामकरण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया जाएगा। यहां पर एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक धागे में पिरोकर अखंड भारत की मजबूत बुनियाद रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार और रोजगार एक दूसरे के पूरक है। जहां आधुनिक व्यापार अधोसंरचना विकसित होती है, वहां आर्थिक गतिविधियों का विस्तार भी होता है, नए निवेश आकर्षित होते हैं और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। डुमरतराई का यह आधुनिक थोक बाजार रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापार को नई गति देगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। आज इस मार्केट का नाम, इस थोक बाजार का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हुआ है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। और जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में यहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिस तरह से गुजरात के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के नीचे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, उसी तर्ज पर 15 फीट की उनकी मूर्ति यहां भी स्थापित होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, हमारे स्वतंत्र भारत के वो पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और लौह पुरुष कहलाए। और आजादी के बाद जो हमारा देश 500 से भी ज्यादा छोटे बड़े रियासतों में बंटा था, उनको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और आज उनका दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैच्यू केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के नीचे। सीएम विष्णुदेव साई ने कहा कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग को भी
समान महत्व दे रही है। व्यापार, उद्योग और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अनेक सुधार लागू किए गए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। आज यहाँ थोक बाजार डुमरतराई फेज 2 का लोकार्पण हुआ है और नामकरण भी हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इस थोक बाजार का नामकरण हुआ है और इसको गृह निर्माण मंडल, जिनका नाम अब लंबा हो गया है, गृह निर्माण मंडल एवं अधोसंरचना विकास मंडल हो गया है, उनके द्वारा बनवाया गया है और 36 एकड़ में है, 154 दुकानें हैं और ये पूरा थोक बाजार है। व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा ये उपहार है। मैं समस्त व्यापारी बंधुगण को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके लिए एक अच्छा थोक बाजार का मार्केट उपलब्ध हुआ है और इसका फायदा पूरे प्रदेश को, प्रदेश से बाहर भी मिलेगा। यहाँ से लोग कई सामानों को फुटकर व्यापारी भी ले जाएंगे और इसके लिए हम गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये जो घाटे में चल रहा था उसको एक बहुत कम समय में फायदे में लाकर खड़ा कर दिए। देखिए, अपराध करके कोई भी व्यक्ति कितना दिन तक छिपेगा। हमारी पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, अच्छी पुलिसिंग है उनकी, तो देर सवेर तो उनको पकड़ाना ही था। कर्मचारियों को भी बड़ी योजना आप लोगों ने हाँ, आज ऋण योजना की शुरुआत किए हैं, जिससे अधिकारी भी हैं, कर्मचारी हैं। कई बार कई मुसीबत से सामना करना पड़ता है। अचानक किसी के यहाँ कोई बीमार हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस समय पैसों की जरूरत पड़ती थी और उनको ज्यादा ब्याज में भी कहीं से उधारी लेना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो लोग अपने वेतन के एवज में तत्काल में ऑनलाइन मतलब लोन ले पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे अधिकारी कर्मचारियों। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की क़यादत में प्रदेश में व्यापारिक अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि साल 2010 में डुमरतराई से आधुनिक थोक बाजार की जो परिकल्पना की गई थी वह साकार हुई। इससे व्यापारियों को आधुनिक सुविधाएं मिलने के साथ साथ रायपुर की यातायात व्यवस्था भी अधिक सुगम होगी। पूरे उनके अनुराग जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। हमारे रायपुर के थोक व्यापारी साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और रायपुर वासियों को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि इससे बड़े वाहनों की जो आवाजाही शहर में कम होती है, उससे शहर के लोगों के जीवन में बेहतरी आती है। तो ऐसा बढ़िया प्रोजेक्ट आज हाउसिंग बोर्ड का किया गया है और ये क्षेत्र पूरा भिलाई क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बस्तर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बिलासपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए गाड़ियों का शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती और एक अच्छे होलसेल मार्केट के रूप में ये डेवलप हुआ है और एक नई ऊंचाई को प्राप्त किया है। 2010 में नगर निगम आयुक्त थे, तब से इसकी यात्रा चालू हुई थी और आज इस ऊंचाई पर देखकर और इस तरह से बसा हुआ होलसेल मार्केट देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। आज वेतन के आधार पर अल्प समय के ऋण की भी योजना प्रारंभ की गई है। इसमें सरकार पर 1 रुपए का कोई वित्तीय भार नहीं आ रहा है और कर्मचारी साथी सीधा ऐप के माध्यम से बिना कोई प्रक्रिया के, बिना कहीं जाए, चंद मिनटों में ऑनलाइन कुछ मिनटों में लोन प्राप्त कर सकेंगे। इससे बहुत अधिक लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों को होगा। उनका सिविल स्कोर अच्छा होने पर बाद में मोस्ट कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट के साथ उनको बिना कोई प्रक्रिया के, बिना कोई दिक्कत के लोन मिल पाएगा और सैलरी के लिमिट तक का तो लोन ब्याज मुक्त लोन है। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। एक बड़ा रिफॉर्म है जिसका छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी। सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े करीब 3 दशक पुराने पुनर्वास और पुनर्बसाहट व्यय विवाद का आखिरकार समाधान हो गया है। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते से मध्य प्रदेश को बड़ी वित्तीय राहत मिली। अब प्रदेश को करीब 1500 करोड़ रुपए के बजाय केवल 231 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फैसले को सहकारी संघवाद को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया।
उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच संवाद और सहमति से लंबे समय से लंबित जटिल विवाद का समाधान संभव हुआ है। इस विवाद के निपटारे पर एमपी सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल से सरदार सरोवर परियोजना के 30 सालों से लंबित मुद्दों का समाधान हो पाया। इस फैसले से मध्य प्रदेश की देनदारी 1500 करोड़ से घटकर महज 231 करोड़ रह गई। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे राष्ट्र के गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री भारत शासन की पहल से 4 राज्यों ने मिलकर सरदार सरोवर परियोजना के 30 वर्षों से लंबित मुद्दे का समाधान किया। कई वर्षों से चारों राज्य अलग अलग प्रकार से गणना राशियों की मांग कर रहे थे। फरवरी 2026 में भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा अपना अभिमत दिया गया। इस अभिमत के अनुसार मध्य प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए गुजरात राज्य को भुगतान करने की स्थिति बन रही थी, क्योंकि इससे गुजरात राज्य पर 50% का व्यय की हिस्सेदारी दी गई थी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में चारों राज्यों के साथ बैठकर गंभीर विचार विमर्श और जल शक्ति मंत्री माननीय CR पाटिल जी के निर्देश में गुजरात राज्य को 50% से बढ़ाकर 75% व्यय वहन करने हेतु निर्णय लिया गया। इस निर्णय के कारण मध्य प्रदेश की देनदारी 1500 करोड़ से कम होकर मात्र 231 करोड़ रह गई है। इस निर्णय से परियोजना पूरी तरह से विवाद रहित हो गई है। मध्य प्रदेश को 31 लाख हेक्टेयर सिंचाई और 85 पैसे प्रति यूनिट की मान से बिजली निरंतर मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से हम देश के प्रधानमंत्री जी का और सम्माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने इस लंबे विवाद का इस प्रकार से अंत निकाला कि सभी तो दिल्ली में सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े अंतर्राज्यीय भुगतान विवाद के समाधान पर हुए समझौते को लेकर कांग्रेस ने मोहन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप राजा हरिश्चंद्र नहीं हो कि जो कह देंगे जनता उसे सच मान लेगी। पटवारी ने सवाल किया कि जब मध्य प्रदेश ने सरदार सरोवर परियोजना में हुए नुकसान के आधार पर 7,669 करोड़ रुपए का दावा किया था, तो आखिर ये दावा क्यों छोड़ दिया गया। पटवारी ने पूरे समझौते पर व्हाइट पेपर जारी करने और विधानसभा में चर्चा कराने की मांग की। करता कि सरकार 7,500 करोड़ रुपए क्यों छोड़े, और फिर 250 करोड़ रुपए का भी अगर दावा है तो क्यों देना चाहिए। इस पे श्वेत पत्र लाएगी क्या, सदन में वक्तव्य देगी क्या, सदन में चर्चा कराएगी क्या, अपना पक्ष सरकार रखेगी क्या। कर्ज ले रहे हैं, 3 दिन पहले 3,600 करोड़ रुपए लिए, 5,61,786 करोड़ रुपए का कर्ज आज है मध्य प्रदेश का, और हर महीने फिर लेना है, प्रोग्रामिंग है। तो मैं समझता हूं ऐसे में एक मुख्यमंत्री सिर्फ मध्य प्रदेश का दोहन नहीं कर रहा है, लुटा रहा है मध्य प्रदेश को। सरकारी संपत्तियां बेच रही है सरकार, और करप्शन कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, और भ्रष्टाचार का जवाब मांगते तो जवाब नहीं दे रही है। जैसा कांग्रेस पार्टी ने पहले भी निर्णय लिया था कि हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे भ्रष्टाचारी सरकार से। और मीडिया कितना भी जनसंपर्क विभाग से मैनेज हो, ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि मैं सोशल मीडिया से पहुंचाता रहूं ये बात जनता के बीच में कि मध्य प्रदेश की सरकार मीडिया को दबा रही है, मैनिपुलेट कर रही है, विज्ञापन का दबाव बना रही है। जो आर्थिक विज्ञापन का सहयोग अखबारों को मिलता है उसके आधार पर मीडिया को मैनेज कर रही है। ये मुझे बोलना चाहिए, मेरी ड्यूटी है, मध्य प्रदेश के विपक्ष की ड्यूटी है कि जनता को बताए कि किस तरीके से चोरी हो रही है और अखबार में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी नर्मदा जल विवाद को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों पुराने विवाद के समझौते में प्रदेश के हितों की अनदेखी की गई और मध्य प्रदेश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के नाम पर गुजरात को फायदा पहुंचाया, जबकि मध्य प्रदेश को सिर्फ नुकसान दिया है। के नाम पे मैं समझता हूं कि गुजरात को दे दी,
मध्य प्रदेश को क्या मिला? क्या गुजरात ने मध्य प्रदेश के जो पीड़ित परिवार थे, विस्थापित परिवार थे, क्या उनको घर मिले, उनको ज़मीन मिली, या सभी को मिली कि अभी मुआवजे में भटक रहे? ये सरकार को। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान कामतनाथ की 5 किलोमीटर लंबी पैदल परिक्रमा की। बताते चलें, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मध्य प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने चित्रकूट के कई मंदिरों में भी पूजा अर्चना की और लोगों से मुलाकातें की। मुख्यमंत्री ने परिक्रमा की शुरुआत रघुवर किशोर राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इसके बाद उन्होंने कामतानाथ मंदिर में भी आरती की। परिक्रमा मार्ग में उन्होंने बंदरों को चने खिलाए, बच्चों को टॉफियां बांटी। मुख्यमंत्री ने भरत मंदिर पहुंचकर भगवान राम जानकी के चरण चिन्हों का भी अवलोकन किया। परिक्रमा के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी बहुत तेज हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि उनकी पार्टी उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी और जल्द ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी करेगी। तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को दतिया में उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा है। सुनिश्चित है कि प्रदेश की जनता, दतिया की जनता और देश की जनता पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ है, मोहन यादव जी के साथ। भारती का परिवार जो है, अब देखिए, चलिए, वो तो कांग्रेस का मामला। अब ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। उनको मालूम है कि कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, इसलिए भगते फिर रहे हैं सब। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जनता ने मन बना लिया। यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है सर। देखिए, हमारी कटिबद्धता है। इस देश में बाकी राज्यों ने भी यूसीसी पर प्रस्ताव पारित किया है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार भी यूसीसी लेके आएगी। देखिए, जो भी युक्तिकरण है, जो भी जरूरी है, वो सब उसमें प्रावधान किए गए। सर, जीतू पटवारी दावा कर रहे हैं कि आज प्रत्याशी घोषित रहेगा, 500% जीतेंगे। अब देखिए, कांग्रेस को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लोग बाग छोड़ के भाग रहे हैं। ये सुनिश्चित है कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में वाक़ मां बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा संग्रह को लेकर सामने आई शिकायतों के बाद राज्य सरकार का तेवर अब सख्त हो गया है। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा मंदिर के बाहर रसीदें जारी कर गैरकानूनी तरीके से चढ़ावा इकट्ठा किया गया था। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से पैसे और गहने एकत्र करने की शिकायतों के आदेश भी जारी कर दिए हैं। कि बगुलामुखी मंदिर के बाहर कुछ लोग रसीद इत्यादि छपवाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, तुरंत हमने उस पर त्वरित कार्रवाई करने का काम किया। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जो पूरे मामले की जांच करेगी और दोषियों को किसी भी प्रकार से हम बख्शेंगे नहीं, किसी भी प्रकार से छोड़ेंगे नहीं, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हिंदू रक्षक की बात करती है, हिंदू देवी देवताओं की बात करती है। मंदिर बनाना चाहते, अयोध्या मंदिर बनाया, अयोध्या का पैसा कहाँ गया? चंपत राय चंपत हो गए। ऐसी बगलामुखी नलखेड़ा के अंदर माता का मंदिर, किस प्रकार से अवैध वसूली हो रही थी, किस प्रकार से वहां पे हो रहा था, क्या सरकार को नहीं पता? क्या सरकार की इंटेलिजेंस को नहीं पता? क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई किया? कलेक्टर पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? मुख्यमंत्री चुप क्यों? धार्मिक आस्था की बात है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार अगर नहीं रख सकते ये लोग, कलेक्टर अगर मंदिर नहीं संभाल सकते, तो वहाँ के जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक ब्राह्मण हैं जो चला रहे हैं, पंडित है, उनको क्यों नहीं आप देना चाहते? बिल्कुल ऑडिट भी होना चाहिए और जनता का पैसा है। मैं तो समझता हूं कि ये सीधे सीधे धर्म राजस्व का जो पोर्टल है, कितनी चढ़ोतरी आई, कितना पैसा आया, किस मंदिर में आया, डेली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस सचित सिंह राजपूत के सिंगल बेंच ने धमतरी जिले की साल 2007 के शिक्षाकर्मी ग्रेड 3 भर्ती में जुड़े अनियमितताओं से जुड़े एक 18 साल पुराने मामले में 7 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में समान आरोपी वाले से अन्य आरोपियों को पहले राहत मिल चुकी है, इसलिए इनको भी जमानत मिलनी चाहिए। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने प्रदेश में अपनी नई राजनीतिक पारी का आगाज कर दिया है। जेसीसी जे 2.0 लॉन्च कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने संगठन के पुनर्गठन का ऐलान किया है। अब राजनीति किसी एक नाम, परिवार या विरासत के मोहताज नहीं रहेगी। अमित जोगी ने कहा कि
JCCJ 2.0 युवाओं, किसानों और आम परिवारों की आवाज बनेंगे। 2.0 अब हमारी पार्टी जो है एक नए स्वरूप में लोगों के बीच जाएगी। ये पार्टी किसी एक परिवार की या विरासत की मोहताज नहीं रहेगी। ये अब हर उस माँ की पार्टी है जिसका बेटा नशे से जूझ रहा है। ये हर उस विस्थापित परिवार की पार्टी है जिसके घर में बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये हर उस नौजवान की पार्टी है जो बोल रहा है कि अब ये सब बहुत हुआ, हमको कुछ अब नया और कुछ ठोस करना है। तो एक नए स्वरूप के साथ बेटा बचाओ अभियान को लेकर हम प्रदेश में जाएंगे और पार्टी का फिर से नए सिरे से पुनर्गठन किया जाएगा। एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके सामने। जब तक ये ईवीएम प्रणाली का चुनाव होता रहेगा, दो ही लोग ये तय करेंगे कि कौन चुनाव कराएगा, कौन इलेक्शन कमिश्नर रहेगा। दो ही लोग वही तय करेंगे कि कौन वोटर रहेगा SIR के माध्यम से। तो कहां से निष्पक्ष चुनाव होने वाला है? तस्वीरों में फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा पर्यटन स्थल है या फिर रेसिंग ट्रैक। मैनपाट छत्तीसगढ़ का एक मशहूर इलाका जहां पर टूरिस्ट आते हैं। अब बाइक स्टंटबाजों का अड्डा बन चुका है। बाइक स्टंटबाजों का खौफनाक खेल छत्तीसगढ़ का खूबसूरत पर्यटन स्थल मैनपाट इन दिनों तेज रफ्तार बाइक स्टंट और मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों के शोर की वजह से गूंज रहा है। बड़ी तादाद में बाइक सवार सड़कों पर खतरनाक तरीके से रेसिंग और स्टंट करते नजर आ रहे हैं, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सवाल यह कि खुलेआम हो रही इन एक्टिविटीज पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या समय रहते सख्त कदम उठाए जाएंगे? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आज सुबह कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, जिससे एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। मृतका में 2 महिलाएं और एक छोटा बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस ने पहले हादसे में 5 लोगों की मौत होने की जानकारी दी थी, लेकिन जिला अस्पताल में चिकित्सकों के द्वारा गहन परीक्षण के बाद CPR देने के बाद एक मृत समझी गई महिला की सांसें लौट आई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा सुबह करीब 3:30 बजे सिविल लाइन थाना इलाके के भरोला गांव के पास हुआ, जब एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो गाड़ी है शायद अनूपपुर जिले से आई है और भरोला के पास एक्सीडेंट हुआ है ट्रक पे उसका, जिसमें 5 सवारी थे। 4 जो हैं वो मृत घोषित हो चुके हैं। एक जो है क्रिटिकल है, क्लिनिकली बहुत ही अनस्टेबल है और वो जिला अस्पताल में भर्ती हुई है। उसके अलावा ये जिला अनूपपुर से चित्रकूट ले जा रहे थे। मध्य प्रदेश के रीवा से इंदौर आ रही एक यात्री बस में टायर फटने के बाद आग लग गई। चालक और राहगीरों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। बस में सवार सभी 26 यात्रियों को महफूज बाहर निकाल लिया गया, साथ ही उनका सामान भी सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। DSP मकान चौधरी ने बताया कि थाना इलाके के बाईपास पर अम्बे ट्रेवल्स की यह बस रीवा से 26 यात्रियों को लेकर इंदौर आ रही थी। रास्ते में अचानक टायर से चिंगारी उठी और धुआं निकलने लगा। उसके बाद यह हादसा पेश आया। मध्य भारत में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।